हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में हम पर्यावरण के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सुपर टेट स्पेशल क्वेश्चन हैं। तो हमारे जो भी भाई बहन सुपर टेट या टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि जो क्वेश्चन है अगर स्किप कर देते हैं आप लोग तो वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण निकल जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? 2004, 1994, 1984 या 1996? तो जो सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को जो आदेश दिया था ताजमहल के क्षेत्र में, वो 1994 को दिया था। अगला प्रश्न हमारा है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में कब स्थापित किया गया? 1967, 1968, 1969, 1971? तो जो ये एक अमेरिका की संस्था है जो पर्यावरण से संबंधित है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1969 में हुई थी। इसको शॉर्ट में EIAB बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, ईंधन के अपूर्ण ज्वलन के कारण निम्न में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो जब ईंधन मतलब पूरी तरीके से नहीं जल पाता है तो उसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? UV रेडिएशन, गामा रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन? तो जो हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर जो रेडिएशन होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं? शैवाल, लाइकेन, फफूंद या विषाणु? तो जो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं वो लाइकेन होते हैं। ये लाइकेन के पौधे होते हैं। जब वायु प्रदूषण अधिक बढ़ जाता है तो ये पौधे मुरझाने लगते हैं। यही वायु प्रदूषण की मतलब सूचना देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम किसने पहचाना? जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर, जीन बैप्टिस्टे रियर, जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड या जीन बैप्टिस्टे हाउस? तो इसमें जो ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम जिसने पहचाना था वो थे जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, समुद्री प्रदूषण के कारण किस प्रकार के वन नष्ट हो रहे हैं? भूमध्यरेखीय वन, पतझड़ वन, मैंग्रोव वन या कोणधारी वन? तो समुद्री प्रदूषण के कारण मैंग्रोव वन नष्ट हो रहे हैं और मैंग्रोव वन दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है मैंग्रोव वन कैसे एरिया में पाए जाते हैं, कैसे क्षेत्रों में पाए? तो ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला हमारा है, कौन से ईंधन से सबसे कम प्रदूषण होता है? कोयला से, केरोसिन से, हाइड्रोजन से या डीजल से? तो सबसे कम प्रदूषण वाला जो ईंधन है वो हाइड्रोजन है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और साथ ही साथ कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें वीडियो को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापते हैं? डाप्सन में, बेवर में, पास्कल में या डेसिबल में? तो जो ओजोन परत की मोटाई होती है उसे डाप्सन इकाई में मापते हैं और पास्कल जो होता है वो दाब का मात्रक होता है और डेसिबल की अगर बात करें तो ये ध्वनि तीव्रता को मापने की इकाई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कण की प्रदूषण को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेविटी स्टेलिंग चैम्बर, फैब्रिक फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर या सभी? तो जो कण की प्रदूषण होता है उसको समाप्त करने के लिए ये जो तीनों विधियां दी गई हैं इनको तीनों को ही यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? भूस्खलन से, भूकंप से, नाभिकीय दुर्घटना से या इनमें से कोई नहीं? तो जो चेरनोबिल दुर्घटना है वो एक नाभिकीय दुर्घटना थी जो यूक्रेन के शहर चेरनोबिल में हुई थी और ये 26 अप्रैल 1986 को ये घटना घटित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं,
कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? डिप्लोकोकस, फिलोकोकस, कॉलीफॉर्म या स्ट्रेप्टोकोकस। तो जो जीवाणु जल प्रदूषण का सूचक होता है वो होता है कॉलीफॉर्म। तो हमारे जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, BOD5 क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स। सेकंड ऑप्शन है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट। थर्ड ऑप्शन है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ्स। तो जो BOD5 है उसका आंसर देख लेते हैं क्या है। उसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो 5 डेज है उसका यहाँ पे उसको यहाँ पे याद रखना है। बाद और तो जो मतलब फुल फॉर्म है वो तो सेम ही रहेगी सब में, लेकिन जो 5 डेज है उसे हम याद रखेंगे, 5 से 5 डेज। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? 800 DU, 400 DU, 300 DU या 200 DU। यहाँ DU का मतलब डॉप्सन यूनिट से है। तो जो कब मतलब ओजोन परत में छिद्र हम बोलने लगते हैं कि इसमें छिद्र हो गया है, ऐसे कोई छिद्र नहीं हो जाता है। यहाँ पे एक डॉप्सन जो उसकी इकाई है उससे मापते हैं, तो किस मतलब एक एरिया होता है उसमें आ जाता है ये, तब मतलब इसको एक कहने लगते हैं कि ओजोन परत में छिद्र हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो 200 DU जो मतलब 200 डॉप्सन यूनिट जब रह जाती है तो ओजोन परत की मोटाई, तो उस स्थिति को हम मतलब ओजोन परत में छिद्र के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, स्मॉग किसका संयोजन है? हवा और जलवाष्प का, धुआं और कोहरा का, आग व पानी का या कोई नहीं? तो जो स्मोक होता है वो धुआं और कोहरा का संयोजन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन है? मीथेन है, एथेन है, ओजोन है या सल्फर डाइऑक्साइड है? तो जो स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक की अगर बात करें तो वो सल्फर डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल या 7 अप्रैल? तो इस तरीके से ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस होता है वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा वृक्ष रेड डाटा बुक की सूची में शामिल हो गया है? टेक्सस, महोगनी, देवदार या चीड़? तो जो टेक्टस वृक्ष है वो हमारी रेड डाटा बुक की सूची में शामिल हो गया है। रेड डाटा में मतलब वो वृक्ष या कोई भी जीव जंतु या प्राणी तब शामिल होते हैं मतलब जब वो उनकी जो प्रजाति है वो ख़त्म होने की कगार पर आ जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने कितने नए जिलों की घोषणा की है? 15, 13, 17 या 16? तो जो हाल ही में आंध्र प्रदेश ने 13 जिलों की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हैली नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1956, 1963, 1936 या 1952? तो जो हैली नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी वो 1936 में हुई थी। ये इसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क, लेकिन इसका नाम जब चेंज हुआ था तब उसका नाम हो गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, लेकिन हाल ही में फिर इसका नाम चेंज हो गया है, जिम कॉर्बेट से अब हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश? तो जो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन किस प्रदेश में होता है? तो वो होता है उत्तर प्रदेश राज्य में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मछली से, मुर्गी से, खरगोश से या गाय से? ये क्वेश्चन रीट में भी पूछा जा चुका है प्राइमरी लेवल में। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, मुर्गी। तो जो रानीखेत जो रोग होता है वो मुर्गियों में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान में, श्रीनगर में, कन्याकुमारी में या लद्दाख में? तो जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वो कन्याकुमारी में स्थित है, जो तमिलनाडु राज्य में है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? 15,
18, 19 या 20? तो भारत में कुल 18 रेलवे जोन हैं। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से या महाराष्ट्र से? तो जो लावड़ी लोक नृत्य है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। ये बहुत ही प्रसिद्ध वहाँ का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चेचक रोग का विषाणु कौन सा होता है? बैरिशेला वायरस, बैरियोला वायरस, हर्पीस वायरस या मॉर्बिली वायरस? तो जो चेचक रोग का विषाणु होता है वो होता है बैरियोला वायरस। इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में? तो जो व्यास सम्मान होता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील है? काबरा झील, लोनार झील, भीमताल झील या लोकटक झील? तो ज्वालामुखी उद्गार से बनी जो क्रेटर झील है वो है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? लीवर में, आमाशय में, तिल्ली में या उदर में? तो ये लीवर में संचित रहता है या फिर यहाँ पर यकृत भी बोल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये प्रश्न जो है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश? तो इसमें से जो सार्क का सदस्य देश नहीं है वो है म्यांमार। म्यांमार सार्क का सदस्य देश नहीं है। और अगर सार्क का जो मुख्यालय है वो आपको पता होगा, नेपाल काठमांडू में है। और इसी के साथ ये 30 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे आज की क्लास में। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर किया करें। इससे हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है, हमें भी लगता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो चैनल को, जो भी हमारे भाई बहन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।